हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडा का। ध्यान से सुनना सर। जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो अभी सितंबर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने आरटीपी निकाली थी। अपन ने आरटीपी का इनकम टैक्स पूरा सॉल्व कर लिया, केस सिनेरियोज देख लिए, डिस्क्रिप्टिव देख लिए। जीएसटी का लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सर एमसीक्यू सॉल्व करा दिया था, केस सिनेरियो। अब अपन करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इससे हमारा जीएसटी का भी कंप्लीट हो जाएगा और पूरा आरटीपी कंप्लीट हो जाएगा, जो आप लोगों की नीड थी। मैंने आरटीपी सॉल्व कराते टाइम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें सिखाई थी सर, कि कैसे पेपर सॉल्व करना है, कैसे स्टडी करना है पेपर। एक चीज ये। दूसरा, अभी रिवीजन लेक्चर्स सर स्टार्ट होने वाले हैं सर, सितंबर अटेम्प्ट के लिए, तो तैयार रहो। रिवीजन लेक्चर्स आने वाले हैं, उसका फायदा भी उठाना सर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते सर, हमें 6 क्वेश्चन से करना था और बैलेंस क्वेश्चन खत्म करते हैं ताकि आरटीपी पूरी कंप्लीट हो जाए। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था सर, क्वेश्चन डायरेक्टली मत पढ़ो, नीचे पहले आके पढ़ो, नीचे बोला क्या है आपको निकालना है। तो देखो सर, नीचे क्वेश्चन में क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी लाइबिलिटी पेबल इन कैश। जीएसटी लाइबिलिटी पेबल इन कैश बाय क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। ठीक है भाई, नेट जीएसटी पेबल निकालना है। एक काम करते हैं, अपन यहां पर एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पेज इंसर्ट करते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर पाए अपन। ठीक है, ये हो गया पेज इंसर्ट। अब एक चीज तो कंफर्म है सर, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल बाय दिस दिस दिस, ये वाली चीज है, ये हर एक स्टूडेंट एग्जाम में लिख के आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है जो ये लिखना छोड़ देते हैं। सर अगर आप ये नहीं लिखोगे तो कोई एग्जामिनर कैसे चेक करेगा, उसे क्या पता चलेगा कि आप क्या निकालना चाह रहे हो। तो ये चीज सबसे पहली जो स्टूडेंट को करके आना है। ठीक है, चलो उसके बाद लाइन ड्रॉ करते हैं सर। ठीक है, अब अपन कॉलम्स ड्रॉ करेंगे सर। कौन कौन सी कॉलम आएगी सर? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यहाँ रहे। इसको ये, ठीक है। अब लिखते हैं सर, हम लिखेंगे सर यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे वैल्यू। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, चलो ध्यान देना सर, तरीका ध्यान देना, तरीका फॉलो करना। अब अपन एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते रहते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड अ रजिस्टर्ड डीलर, भैया ये रजिस्टर्ड है, ये ध्यान रखना, इन पटना बिहार। ये तो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि कई ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जिसमें हमें ये सोचना पड़े कि सीजीएसटी के एसजीएसटी इज एंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लाई। इट इज नॉट एंगेज इन रेंटिंग ऑफ कार बिजनेस। ओ भैया, ये अगर ये लाइन दी हुई है ना सर, तो इसका कहीं ना कहीं तो रिलेवेंस है। अब मुझे नहीं पता, नीचे पढ़ूंगा तो पता चलेगा, बट ऐसे समझना एग्जाम में कि इट इज नॉट एंगेज इन रेंटिंग ऑफ कार बिजनेस, मतलब कहीं ना कहीं नीचे इससे रिलेटेड जो बिजनेस है, कहीं ना कहीं इसका कोई पॉइंट दिया होगा, वो अपन देखेंगे तो समझेगा सर। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओ भैया, ये जनवरी की कहानी है सर। हमेशा से मैंने बोला सर, जीएसटी के केस में किस मंथ की बात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला देखो सर, ये जो पहला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है सर, ये ट्रांजेक्शन मैं आपको बताऊं, ये इंस्टीट्यूट ने मई 2022 के क्वेश्चन में भी, एग्जाम का जो था उसमें यही पैटर्न से पूछा था। मई 22 या नवंबर 22 के दोनों में से एक में सेम पैटर्न से पूछा था, जिसमें मैंने स्टूडेंट को सॉल्व करते टाइम तब भी सिखाया था सर, ये जो मार्केट वैल्यू देता है दिस इज इररिलेवेंट, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो सेक्शन 15 के हिसाब से ट्रांजेक्शन वैल्यू लेते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात। तो देखो क्या बोल रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ वेरियस नॉन रिलेटेड पर्संस। ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या दिया हुआ है, इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड इन अदर स्टेट, मतलब इंटर और इंट्रा दिया हुआ है। तो 4 लाख और 6 लाख दिया हुआ है। एक काम करते हैं, पहले इसका ट्रांजेक्शन करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। भाई पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई लिखा। इसमें सबसे पहला है सर इंट्रास्टेट, मतलब विद इन द बिहार वाली बात है सर। कितनी वैल्यू थी सर? ये वैल्यू थी इंट्रास्टेट की 4 लाख और इंटरस्टेट की 6 लाख। अच्छा, जीएसटी का रेट भी देख ही लेते हैं एक बार। इन्होंने बोला है जीएसटी का रेट देख लेते हैं, क्योंकि जीएसटी का रेट तो काम का है ना सर। इन्होंने बोला कार रेंटल के केस में ये रेट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर के केस में ये रेट है,
ऑल अदर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई में 9918, मतलब वही कहानी है सर। तो इंटरेस्ट रेट 4 लाख है, ठीक है। तो इसमें जीएसटी लग जाएगा सर 4 लाख का 9%, 36,000, ठीक। दूसरा है सर इंटर स्टेट, इंटर स्टेट में कितना है सर 6 लाख, 6 लाख का 18% सर 1,08,000, ठीक है। ये सिंपल हो गया, ये पहले ट्रांजेक्शन का अपने ट्रीटमेंट किया। अब नेक्स्ट पढ़ते, द कंपनी प्लेज इट्स 5% ऑफ द इक्विटी शेयर टू द मर्चेंट बैंकर फॉर द प्रपोज्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। सर देखो ये अमेंडमेंट से चेक कर रहे, सर्कुलर आई थी सर, सर्कुलर में ये बोला गया था सर कि अगर सिक्योरिटीज की बात है तो सिक्योरिटीज वैसे ही गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, उस पर जीएसटी की बात होती ही नहीं है। ये इन्होंने सर्कुलर जो आई थी ना सर मई 24 के लिए, उस सर्कुलर के पॉइंट को लेके कवर किया सर, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। एग्जाम में आपके पास दो तरीके, एक जो नीचे अपन फॉर्मेट बनाया उसमें ये पॉइंट लिखो और डैश कर दो और वर्किंग नोट में जाके ट्रीटमेंट लिख लो, ये तरीका मेरे को ज्यादा प्रेफर करता है और इंस्टीट्यूट भी ये पसंद करती है। दूसरा तरीका ये है कि कोई स्टूडेंट क्या करे, सेकेंड पॉइंट को डायरेक्टली वर्किंग नोट में एक्सप्लेन कर ले, बट ये थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि हो सकता है इंस्टीट्यूट फिर ये सोचे कि बच्चे ने इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया है तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, खा तो नहीं गया ये वाले पॉइंट को। तो मेरे हिसाब से लिख के डैश करना और नीचे एक्सप्लेन करना इज बेटर, बेटर। इंस्टीट्यूट यही फॉलो करती है अप्रोच, ठीक है। और नेक्स्ट, स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स वर्थ 58,000 विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच एट गया बिहार। ब्रांच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब मस्त वाली बात है सर, स्टॉक ट्रांसफर हुआ है। अब अगर ये स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो सर क्या इस पे जीएसटी की बात होती है? यस, स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी की बात होती है, बट एक दिक्कत है, मैं आपको बता रहा हूं क्या दिक्कत है। सर ये कहां पर हो रहा है? गया बिहार में, ठीक है, एट इट्स ब्रांच गया बिहार। ये बंदर कहाँ का है सर? पटना बिहार। तो दोनों चीजें कहां पर है सर? बिहार में। तो सेम स्टेट के अंदर है सर उसकी ब्रांच और वहां पर ट्रांसफर हो रहा है और फिर सेम रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इस केस में ये वाला जो पॉइंट है ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा। अरे नहीं होगा, मतलब इसका कुछ आपको नहीं करना है। अब आप समझो सर इसको क्यों कुछ नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को इस पे डाउट आ सकता है, सर डिस्टिंक्ट पर्सन के सेपरेट तब मानते जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता। दोनों ही तो पटना बिहार में सॉरी दोनों ही तो बिहार में चल रहे हैं सर, गया भी बिहार में, पटना भी बिहार में, दोनों ही तो बिहार में, मेन ऑफिस ब्रांच ऑफिस दोनों बिहार में। तो सर सेपरेट रजिस्ट्रेशन हुआ कहाँ? जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और सेपरेट रजिस्ट्रेशन है ही नहीं और सेम रजिस्ट्रेशन में स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो वो शेड्यूल 1 में कवर कैसे होगा? सर अगर यही चीज दूसरे स्टेट में होती, सेपरेट रजिस्ट्रेशन में होती, तो हम एक बार मान भी लेते कि चलो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच ट्रांसफर, बट ये कवर नहीं हो सकता ना सर, सेम रजिस्ट्रेशन है। एक स्टेट के अंदर अगर अलग अलग भी रजिस्ट्रेशन होता ना तो भी मैं मान लेता चलो शेड्यूल 1 में कवर होगा, ये तो एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर चला है। ये बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है। पता है ये बहुत छोटा सा है, स्टूडेंट ना एग्जाम में इसका स्टॉक ट्रांसफर देख के ना मेरे को लगता है सट से क्या करेगा, शेड्यूल 1 में कवर करके इसका ट्रीटमेंट कर देगा आउटवर्ड सप्लाई में। बट ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो ध्यान रखने वाली बात है कि सर दोनों बिहार है, स्टॉक ट्रांसफर कहां पर हो रहा है? बिहार में हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, मुझे लगता है गलती होने के स्कोप है। इसके बाद देखो सर इंट्रास्टेट इनवर्ट सप्लाई। ओहो इनवर्ट सप्लाई है, मतलब क्रेडिट वाली बात है आ गई सर, ठीक है। इंट्रास्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज फॉर द यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 30 invoices थे, आउट ऑफ द 30 invoice डिटेल ऑफ 10 invoice अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 was not furnished by the supplier in GSTR 1। ओहो हमने तो बोला था सर जिस चीज की डिटेल GSTR 1 में नहीं डलती वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होता और 2B में जो रिफ्लेक्ट नहीं होता उसकी क्रेडिट आप ले ही नहीं सकते। तो इसमें से आप 2,50,000 तो हटा दो, तो बचा कितना? 12 लाख माइनस 2,50,000, ये आ रहेगा सर 9,50,000, ठीक। तो 9,50,000 के अपन क्रेडिट ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं और नीचे क्रेडिट का भी लिख लेते हैं, ये तो आउटवर्ड था, एक काम करते हैं थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, इनवर्ट सप्लाईज भी लिख लेते हैं सर। इसमें पहला तो मिल गया सर,
इंटरेस्ट रेट है सर, इंटरेस्ट रेट ये ना, हाँ इंटरेस्ट रेट है। तो 9,50,000 है, ठीक है। तो 9,50,000 का 9%, ये आ रहा है सर 85,500। एक सेकेंड, हम्म, ठीक है। ये आ रहा है 85,500, ये भी आ रहा है 85,500, ठीक है। नेक्स्ट आगे ध्यान दो, नेक्स्ट देखो, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस। ओहो, मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस, क्या ये सप्लाई माना जाता है? यस सर, इसको मैंने एग्जामिशन वाले चैप्टर में कवर किया था कि मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस ये सप्लाई है और इस पे जीएसटी है। ये इंटरेस्ट रेट है, आउटवर्ड सप्लाई है, 2 लाख रुपीज का है, तो ध्यान रखना सर। तो इसको लिख लेते हैं अपन, ये तीसरा ट्रांजेक्शन है, ये पेडी इनटू राइस कितना है सर? 2 लाख रुपीज। इसको ये इंट्रा है तो 18,000 होगा ना, 18,000, 99%, 18,000, या आउटवर्ड सप्लाई है ना। अगला क्या दिया हुआ है? आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ गिविंग ट्रक्स ऑन हायर टू गवर्नमेंट अथॉरिटी इंट्रा स्टेट। सर ये भी आउटवर्ड सप्लाई है, गिविंग ट्रक्स ऑन हायर। हम क्या पढ़ के आए थे सर? मोटर व्हीकल को अगर रेंटिंग की सर्विसेज है, अगर इंडिविजुअल है, किसको दे रहा है सर? बॉडी कॉर्पोरेट को, तो रिवर्स चार्ज है सर, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे रहा है सर, तो रिवर्स चार्ज की तो बात नहीं है। सिंपल है सर, ये आउटवर्ड के सेंस में ये टैक्सेबल हो जाएगा और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा, ठीक है। सर्विसेज ऑफ गिविंग ट्रक्स ऑन हायर है, ठीक है। तो ये आउटवर्ड सप्लाई इंटरेस्ट रेट है ना, ठीक है। चौथा लिख लेते हैं, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे सर, बिल्कुल भी लिखने की कोशिश मत करना, नहीं तो मार्क्स पूरे काट देंगे, 0 दे देंगे सर, ठीक है, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना। 1,50,000 और इसका 9%, 1,50,000 इसका 9% है 13,500, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, अमाउंट पेड टू आईआईएम अहमदाबाद गुजरात, हमने पे किया है। एक बात याद रखना, कभी कभी ना ऐसे पहचानना सीखो, अगर अमाउंट पेड दे रहा है इट मींस मैंने किसी से कोई सर्विसेज ली होगी या गुड्स लिया होगा तब पे किया होगा, तो ये मेरी क्रेडिट की बातें होने वाली है सर, ठीक है। थोड़ा सा ना ऐसे ध्यान रखा करो। अमाउंट पेड टू आईआईएम अहमदाबाद गुजरात फॉर प्रोवाइडिंग 15 days मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू 10 मैनेजर्स फॉर 10 जन टू 10 मैनेजर्स फ्रॉम 10th जनवरी। हम किस मंथ का कैलकुलेट कर रहे हैं? जनवरी महीने का, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसीलिए मैंने बोला था सर मंथ हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जनवरी की बात है सर, ठीक है। द आईआईएम प्रोवाइड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो सर 15 days है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म होता तो एग्जेम्प्ट होता, शॉर्ट टर्म है इसलिए टैक्सेबल है। तो सर ये कितना है? 5 लाख, और 5 लाख है तो कितना परसेंट? अच्छा, ओहो, एक बात नोटिस करने वाली बात है सर, प्लीज 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 यहाँ ध्यान दीजिए, एक गलती होने के बेहद स्कोप, बेहद स्कोप। ये आईएम कहाँ है सर? अहमदाबाद गुजरात। ये जो पर्सन है जिसकी हम पूरी चीजें कर रहे हैं, जीएसटी पेबल निकाल रहे हैं, वो कहाँ का था? बिहार। ये कहाँ की बात हो गई? गुजरात। सर गुजरात और बिहार अलग अलग स्टेट हो गए सर, तो यहाँ पर क्या होने वाला है सर? इंट्रा स्टेट। बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत अच्छे तरीके से चेक किया इंस्टीट्यूट ने कि कितने बच्चे को ये ध्यान रहता है सर, बहुत अच्छा तरीका। तो इसमें अपन को लगाना है 18% जो कि आईजीएसटी है, ध्यान रखना सर, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये अच्छी चीज है, गलती होने के स्कोप है। ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बताता हूँ, एग्जाम में इन सब जगहों पे गलती करके मत आना, कुछ नया करोगे तो मैं भी सीखूंगा, बट ये सब गलतियां मत कर देना, ठीक है। हड़बड़ी में एग्जाम में हो जाती है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देते बच्चे, ठीक है। तो आओ सर, हमें तो इसमें आईजीएसटी खेलना है सर, तो 5 लाख का 18% आ जाओ, क्रेडिट लेंगे। ये है सेकेंड ट्रांजेक्शन जिसमें बात है आईएएम की, सर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखेंगे सर, ठीक है। 5 लाख इसकी वैल्यू थी और इसका 18% कितना हो जाएगा सर? 90,000 की क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, और आगे क्या दिया हुआ देखते हैं।
purchased air ticket for its employees from Patna to Guwahati, Assam airport in an economy class. ओहो, इकोनॉमी क्लास। अमेंडमेंट, इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट टच किया सर। ये इकोनॉमी क्लास वर्ड May 24 के लिए एग्जाम्स में अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। पहले वहां पर लिखा हुआ था एयर टिकट के थ्रू मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। असम से कई कई जगह नाम लिखे हुए थे सर, बहुत सारे, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह नाम लिखे हुए थे। अब इन्होंने इकोनॉमी क्लास वर्ड May 24 में डाल दिया था। इंस्टीट्यूट ने मई में पूछा नहीं, देखो सितंबर में आरटीपी में उसको कवर कर दिया। अभी यही अगर बिजनेस क्लास दे देता ना सर तो टैक्सेबल होता। और मैं आपको बताऊं May 24 के एग्जाम्स नहीं, May 24 के एग्जाम्स से, हाँ उसी में शायद सर बिजनेस क्लास दिया हुआ था, और बिजनेस क्लास में स्टूडेंट को टैक्सेबल करना था। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट इंस्टीट्यूट ने चेक किया सर, ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये एग्जेम्प्ट है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, हो तो हमेशा ही होता है सर। आगे बढ़ते सर। During the course of arranging and filing the documents, the accountant of the Craftsman Limited observed that an invoice 30,000 dated 2nd December was omitted to be recorded in the books of accounts and no payment was made against the same till the end of the January 2024. सर एक इनवॉइस है जिसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, उससे रिलेटेड जनवरी तक पेमेंट भी नहीं हुआ है, तो सर फिर आप इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है सर, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। सिंपल सी बात है सर, पेमेंट मिला नहीं है, ठीक है, पहले आपने इसको रिकॉर्ड किया नहीं है सर, ठीक, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ठीक। This invoice was issued by Rourkela of Patna, from whom Craftsman Limited has taken car on rental basis, including invoice included cost of fuel also. अब तो पूरा समझना ही पड़ेगा बैठ के, इसको समझो। जब तक ये जनवरी 24 तक पड़ा था ना, तब तक मन में था कुछ नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है ये सुनो। This invoice was issued by Rahu Ketu of Patna, from whom Craft Model Limited has taken car on rental basis। मैंने आपको ना ऊपर क्वेश्चन पढ़ाया था, और जब मैंने बोला था ना सर कि ऊपर अगर कुछ दिया हुआ है तो उसका कुछ रिलेवेंस होगा। देखो सर, कार ऑन रेंटल बेसिस, और मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, देखो, was not engaged in renting of motor vehicle business। देखो वो जानबूझ के इसको बता रहे थे। अब इसका रिलेवेंस पूरा सुनना, मेरे से ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि सर क्राफ्टमैन मॉडल लिमिटेड क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ सर, बॉडी कॉर्पोरेट है, बिल्कुल बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या इसने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज ली है? हाँ सर, ली है सर। किससे लिए सर? राहु केतु पटना से लिए सर। तो राहु केतु हो गया इंडिविजुअल, जिसको सर्विसेज दी गई है वो है बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या रिवर्स चार्ज की बात है? हाँ सर, रिवर्स चार्ज की बात है। और जब रिवर्स चार्ज की बात है तो हमने क्या बोला था सर? एकदम सिंपल, डेट ऑफ पेमेंट, सर्विसेज का केस है ना, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो सर अगर ये मान लो 2 जनवरी को ही मान लो कि मैं सर इनवॉइस है, देखा ना इनवॉइस लिखा हुआ, इनवॉइस फॉर 2 दिसंबर को ही इनवॉइस है। 2 दिसंबर से 61st डे अगर आप काउंट करने जाओगे तो कितने दिन हो जाएंगे सर? दिसंबर में हो गए 31 - 2 कर दो, हटा दो, 29 वो हो गए। जनवरी में 31 और 61st डे लेना है। 61st डे अगर आप लेने जाओगे तो ये फेब में फॉल करेगा। अब एक स्टूडेंट बोला इससे क्या फर्क पड़ता है? सर फर्क ये पड़ता है कि ये फेब में इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, जनवरी में नहीं है। और मैं जो कर रहा हूँ अकाउंटिंग वो कब की कर रहा हूँ? जनवरी की कर रहा हूँ। तो सर इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब फॉल कर रहा है? फेब में। तो इस केस में क्या मुझे जनवरी के मंथ के लिए इसको कैलकुलेट करना है? नहीं करना है। ये मैंने आपको इसका लॉजिक और रीजन दिया कि क्यों नहीं करना है। पहला पॉइंट, अभी ये पॉइंट बवाल है, सुनो, ये एक पहला डिस्कशन था मेरा इसके साथ। दूसरा डिस्कशन क्या है पता है सर? आपको याद दिलाता हूं, शायद याद नहीं होगा। सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट याद है, जहां पर मोटर व्हीकल की बातें थी सर। और वहां पर हमने एक बात और भी सीखी थी कि अगर मोटर व्हीकल की, पहली बात तो क्रेडिट ब्लॉक करके रखते हैं उन लोग, बट उन्होंने बोला था सर अगर ऐसी कोई मोटर व्हीकल है जिसका आप फर्दर सप्लाई भी कर रहे हो, ध्यान से सुनो सर, जिसका आप फर्दर सप्लाई भी कर रहे हो तो क्रेडिट मिलती थी। अब यहां पर क्या होगा सर? क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जब मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ा था तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था सर कि वो फर्दर सप्लाई ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के बिजनेस में नहीं है।
मतलब वो प्यार से मेरे को यहीं पर बता रहे थे कि भैया इसने किसी से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का काम मतलब सर्विसेज ली है और आगे ये फर्दर सप्लाई नहीं करता क्योंकि ये इसका बिजनेस नहीं है, तो आप क्रेडिट का पार्ट मत सोचना। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये वाला पॉइंट सोचे भी नहीं होंगे, बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट है ये वाला पॉइंट जो सोचे भी नहीं होंगे, बट बिलीव मी मुझे ये पॉइंट बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसका ट्रीटमेंट नहीं करके आते, ये वाला बस पॉइंट सोचते और छोड़ देते, बता रहा हूं मैं, ये वाला पॉइंट छोड़ते और सोचते और छोड़ देते। बट ये वाली बात मेरे को ध्यान रखने लायक लगी सर, ध्यान रखने लायक लगी, क्योंकि सर सामने वाला जब इनवॉइस की बात होती है, ठीक है, तो इनवॉइस अपलोड हुआ है तो क्या क्रेडिट की बात होती है? यस, क्रेडिट की बात भी होती है सर, बट सर आपको सेक्शन 17(5) ब्लॉक करके रखा है जो आपको क्रेडिट दे नहीं रहा है, इसलिए आप क्रेडिट नहीं ले रहे हो। समझ आ रहा है सर? बैठा दिमाग में? अगर वो ऊपर जो क्वेश्चन में लाइन है ना, वो लाइन नहीं देता ना, तो आपको क्रेडिट का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता। ये इस क्वेश्चन की सबसे खूबसूरत वाला पॉइंट है सर, मेरे को बहुत प्यारा लगा ये पॉइंट। एक स्टूडेंट को ये पॉइंट का ट्रीटमेंट जरूर एग्जाम में देख के जाना चाहिए, नहीं तो गलती होने के बहुत स्कोप है। ठीक है, तो चलो कुछ नहीं करना है, इतनी सारी बातें भी कर लिए, नहीं तो फिर पता चला आप बोलोगे सर सिर्फ बातें हो रही है, क्वेश्चन ही बन रहे। आगे देखो सर, रिगार्डिंग प्लेज ऑफ शेयर द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 5 लाख एंड द मार्केट वैल्यू इज 8 लाख। सर शेयर्स को हम लेते ही नहीं है, सिक्योरिटीज बाहर है सर। फिर ये आपको रेट्स दिए हुए जीएसटी के, ठीक है, नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, आईटीसी के ओपनिंग बैलेंस है नहीं, सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, कंडीशंस नेसेसरी फॉर क्लेमिंग द आईटीसी हैज बीन कंप्लाइड। तो अब हमें सर सीधा नेट जीएसटी पेबल निकालना है, तो हम हमारे तरीके से निकालते हैं सर, आओ सर सब निकालेंगे साथ मिलके, निकालते हैं। ठीक है, चलो टोटल करना स्टार्ट करते हैं। ये कितना हो जाएगा सर? 36,000 प्लस 18,000 प्लस 13,500, ये आ रहा है सर 67,500, ये आ जाएगा 67,500 और ये 1,08,000, ये मेरा ए है। ठीक है, फिर ये मेरा बी निकाल लेते, कितना है सर? 85,500 की क्रेडिट है, 85,500 की क्रेडिट है और 90,000 की क्रेडिट है। ठीक है भाई, ये मेरा हो गया बी। अब कर लेते हैं ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा सर? माइनस 85,500, यार है सर 18,000, 18,000 की मेरे पास क्रेडिट पड़ी हुई है, 18,000 की क्रेडिट पड़ी हुई है और यहाँ 18,000 पेबल निकल रहा है। ठीक है, अब क्या मैं किसी को भी एडजस्ट कर सकता हूँ? सर ये आपकी चॉइस है, आपको सीजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट करना है या एस, आपकी चॉइस। मैं हमेशा बोलता हूँ एज पर इंस्टीट्यूट जो करती है, आपको क्या करना चाहिए? सीजीएसटी को एडजस्ट कर देना चाहिए। तो आपका आईजीएसटी हो गया डैश, आपके पास अभी भी एसजीएसटी की क्रेडिट पड़ी हुई है, सिंपल। तो नेट जीएसटी पेबल में तो कुछ नहीं आ रहा है आपका, आपके पास एसजीएसटी की क्रेडिट पड़ी हुई है। आई होप अब आपको समझ आया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसका लास्ट वाला पॉइंट तो बवाल है सर, बवाल है। वो पॉइंट में लेवल ही अलग लेके चले गए वो लोग, शायद बहुत सारे स्टूडेंट उस लेवल के पॉइंट पे उस लेवल तक नहीं सोचते, सच बता रहा हूँ नहीं सोचते, शायद फंस जाते। ठीक है, बट मेरे को अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो आओ, मेरे ख्याल से फर्स्ट तो क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का देखते हैं, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? ब्रीफली एक्सप्लेन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। देखो सर, G1 Limited registered under GST providing services amounting to rupees 10 lakh to a government authority by way of sanitation conservancy। सर ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है सर, कैसे पता चला? सर ये तो लेटेस्ट अमेंडमेंट है मी 24 की। अगला देखो, राजू ट्रांसपोर्टर आर रजिस्टर्ड जीटीए, ओहो, रजिस्टर्ड जीटीए providing services of transportation of goods to Kukreja and Kukreja Company and unregistered partnership firm। सर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुकरेजा एंड कुकरेजा पेड 8,000 टू राजू ट्रांसपोर्टर एज कंसिडरेशन। सर क्या इनमें जीएसटी की बात है? हाँ सर, बट इसमें ना बहुत सारी बातें होती है। क्या जीटीए वाला 5% में चल रहा है? 5% में फॉरवर्ड में चलेगा, रिवर्स में चलेगा? इसमें बहुत सारी बातें है। 5% उसमें फॉरवर्ड भी चल सकता है, उसमें रिवर्स भी चल सकता है, चाहे तो 12% में चल सकता है, बहुत सारी बातें हैं सर, बट एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, बट वो हमें चेक करना पड़ता है सर। ठीक है, अगला देखो, अमरदीप हॉस्पिटल प्रोवाइडेड सर्विसेज इन न्यू नेटल इंटेंसिव केयर। ठीक है,
ठीक है, फॉर 2 days फॉर विच 15,000 was charged per day from मिस्टर चोपड़ा फॉर दिस फॉर हिज न्यू बॉर्न सन विराट। भाई देखो, अगर आपको याद हो हेल्थ केयर सर्विसेज तो उसमें आईसीयू, आईसीसीयू ये सब जो होते थे वो सब लोगों के लिए रूम के टैरिफ चार्जेस नहीं थे एप्लीकेबल, बाकी लोगों के लिए 5,000 एप्लीकेबल था। सर ये जो नेटल इंटेंसिव केयर वाला है ना सर, NICU, ये वहां पर कवर होता है सर, NICU, नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ये कवर होता है। इसके लिए कोई अपन 5,000 की लिमिट चेक नहीं करते हैं, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो जाता है सर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Renmore Limited, a registered entity under GST, has demerged its operation with effect from 31st October 2023. The registration of the Renmore Limited has been cancelled suo motu by the proper officer. The order of the cancellation for registration was passed on 4th November and which was served on 7th November. Registration का letter 7th November को serve किया गया है। ठीक है, Renmore Limited wishes to apply for revocation of cancellation of registration on 4th Feb. ओहो, ये अप्लाई कर रहे, ध्यान दो, ये अप्लाई कर रहे फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर टाइम लिमिट कितनी थी? 90 डेज, जिसको फर्दर एक्सटेंड करके 180 डेज कर सकते थे मैक्सिमम। तो ये अप्लाई कर रहा है 4th Feb को। द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ रेनमो लिमिटेड एडवाइज दैट एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन इज टाइम वेरिड, हेंस नॉट वैलिड इन लॉ। अभी तो गिनना पड़ेगा 90 डेज। अब 90 डेज कब से गिनते हैं सर? डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर सर्व हो जाता है। तो ऑर्डर सर्व कब हुआ है सर? 7th नवंबर, यहां से 90 डेज गिन लो भाई। नवंबर में हो गए 30 दिन, तो 30 - 7 कर लो। दिसंबर में हो गए 31, जनवरी में हो गए 31, फेब में हो गए कितने तारीख को, कितनी फेब को गया सर? ये फेब 4 फेब को चले गए सर ये। तो हमारे 90 डेज तो कंप्लीट हो गए सर। और 90 डेज अगर ये कंप्लीट हो गए, 1 मिनट, 90 डेज क्यों कंप्लीट होंगे? 4 फेब है ना सर, 4th फेब। ओ माय गॉड, 89 बच गया भैया, बच गया। 89 डेज हुए, बच गए, बच गए, बच गए, एक दिन से बच गए। तो सर यहाँ पर जो टैक्स कंसल्टेंट था इसका, वो पागल था। उसने बोला सर कि आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि ये अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 90 डेज नहीं हुए। ठीक है, बच गया, ये एक दिन से बच गया, नहीं तो गया था। अगला देखो, Mr. X, a registered person in GST, has an aggregate turnover in the preceding financial year amounted to rupees 8 crore. Okay. He is desirous or to know whether e-invoicing is applicable for supplies made by a registered person. याद है ना e-invoicing की requirement कितनी है? 5 crore. ठीक है, to a government department or establishment, government agency, local authority, PSU, which are registered solely for the purpose of TDS. Oh my God, ये तो latest circular है सर। सर जो May 24 में आई थी सर सर्कुलर, ये उसी सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है सर। ये बंदा ई इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल है, इसको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। भले सर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह को इशू कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सोनली फॉर TDS पर्पस है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको रजिस्टर करना, मतलब इसको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। आई बात समझ? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th। Briefly explain the manner of dealing with the difference in ITC available in the auto-generated statement containing the detail of the ITC and that availed in return prescribed under Rule 88D. मैं अभी भी एक स्टूडेंट को एक बात बोलता हूँ, मेरी बात याद रखना और ये बात लिख के रख लो सर। 88D और 88C ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत लेटेस्ट है। 88C और D इसको स्टूडेंट को एग्जाम में देख के जाना ही चाहिए। इससे थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा, प्रैक्टिकल नहीं आएगा। मैंने अपने ना जो मैराथन है, मैराथन लिया था मे वालों का, उसमें भी बोला था स्टूडेंट को इससे थ्योरी क्वेश्चन आएगा। इंस्टीट्यूट आज नहीं तो कल पूछेगी, देखो RTP में डाल दी इंस्टीट्यूट। तो मैं अभी भी बोलता हूँ 88C और 88D अच्छे से देख के जाना, मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस, और ऐसे ही आएगा सर, 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा लिखने को। तो प्लीज इसको देख के जाना। आई बात समझ? ये आप लोग का GST का RTP कंप्लीट। फाइनली मैंने RTP पूरी कंप्लीट कर दी। अब जब MTP आएगी तो मैं वादा करता हूँ उसका भी सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। बट जब तक नहीं आती तब तक एंजॉय, अच्छे से बैठ के पढ़ो, साथ में पढ़ो। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं पर्सनली डाउट्स क्लियर करता हूँ, हेल्प करूंगा। बट अभी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबसे ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अभी इधर उधर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक? ओके, चलो सब बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना, और लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है? चलो, थैंक यू।